अच्छा जी, आज की जो हमारी डिस्कशन है रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। और रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो तब यूज किया जाता है जब आपका एक नया बिजनेस जो है वो आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हम जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा चेंज हो जाएगा नए बिजनेस की तरफ से। कॉन्ग्लोमरेट्स में इस किस्म की सिचुएशन जो है वो आम तौर पे भी देखने में सामने आ जाती है कि बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ है और किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन में, सपोज के आपकी स्टील इंडस्ट्री है, सपोज स्टील इंडस्ट्री है, और आज तक का जो आपका बिजनेस या जो लाइन है वो सपोज के कहीं इसी में ही रही है। अब स्टील में भी खैर डिफरेंट वो हो सकते हैं, बट द मेन थिंग इज के जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो सेम ही रहा है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, फिर उसकी यानी फैब्रिकेशन वगैरह है, मोल्डिंग उसकी है, उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर आप स्टील से बना रहे हैं तो वैसे तो दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। लेकिन सपोज के आज तक आप स्टील बिजनेस जो है वो करते आ रहे हैं, लेकिन अब आपने अपनी लाइन काइंड ऑफ चेंज करके और आप एक बिल्कुल ही ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बिजनेस में चले गए। सपोज कि पहले आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में थे, अब आपने कोई सर्विस इंडस्ट्री में आपने कोई ना कोई अपना बिजनेस नया स्टार्ट कर लिया। सपोज आपने हॉस्पिटल बना दी, तो अब ये एक बिल्कुल न्यू लाइन ऑफ बिजनेस है which is clearly distinct and different than your existing business, which was steel manufacturing or fabrication or molding or whatever. तो जो रिक्वायरमेंट कैपिटल की, इन्वेस्टमेंट की उस बिजनेस में थी, वो रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली आपके इस बिजनेस के लिए काम नहीं आएगी। अभी मैंने क्यों मिसाल भी इतनी कंट्रास्टिंग जो है वो मैंने दी, रीजन उसकी ये है कि ऑब्वियसली जब आप तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप इस चीज को यानी जहन में रखते हैं कि व्हाट वुड बी और व्हाट कुड बी द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिजनेस। कहने का मकसद क्या हुआ कि इस बिजनेस में कितने पैसे या कितनी इन्वेस्टमेंट
मैं अपनी लगाऊं और इस बिजनेस में कितने पैसे या कितनी इन्वेस्टमेंट डेट के थ्रू की जाए. You will create sort of a combination, the right combination that can minimize your weighted average cost of capital. Debt और equity का वो combination आपने बनाना है. Debt और equity का वो combination आपने बनाना है, आप बनाएंगे, that will minimize your cost so that you can maximize your profits and you can maximize your firm value. इस चीज को कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे. ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि डेट और इक्विटी का वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो, डेट और इक्विटी का वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जिसको अगर हम यूज करें तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक जिसको हम कहते हैं, वैक कम से कम आए. वैक हमारी कॉस्ट होती है और अगर कॉस्ट कम आएगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा. अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में डेट और इक्विटी की परसेंटेज would obviously be very different than from a service concern. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, मशीनरी हायर करनी पड़ेगी, वर्कफोर्स हायर करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रखनी पड़ेगी, वगैरह 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 वगैरह. Everything that you are producing has a cost. Obviously, इन्वेंट्री आपको होल्ड करके नहीं, किसी चीज से ही बनेगी ना, जो चीज भी आप बना रहे हैं. तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी की जाए, किस तरह से की जाए, उसकी रिक्वायरमेंट एक सर्विस कंसर्न से, जैसे हॉस्पिटल है, जैसे लॉ फर्म है, जैसे ऑडिट फर्म है, जैसे बाकी इस तरह की और सर्विस कंसर्न्स हैं, वहां पे टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो, ये चीज डिफर करेगी. तो इन केसेस में जहां पे आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, इन केसेस में जहां पे आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं जो कि आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता हो, इन केसेस में जिसमें आप कोई ऐसा नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जो कि आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, जिसकी रिक्वायरमेंट्स आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो, इन केसेस में हम अपने वैक को एडजस्ट करते होते हैं रिस्क फैक्टर से. और ये एडजस्टमेंट और ऐसे एडजस्टेड वैक को रिस्क एडजस्टेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिस्क एडजस्टेड वैक कहते होते हैं.
उन केसेस में जिसमें आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी कैपिटल स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स आपके एग्जिस्टिंग जिसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स से डिफरेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स से डिफरेंट हैं, ऐसे में फिर आपको अपने वैक में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, और जब आप एडजस्टमेंट्स करते हैं तो जो वैक आता है उस वैक को रिस्क एडजस्टेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और इसकी मदद से फिर हम इसकी मदद से फिर हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट हमारे कोर्स का टॉपिक है। लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो कैपिटल राशनिंग होगा। फाइल्स भी उसकी आपके साथ पहले शेयर की जा चुकी हैं। अब यहाँ पे जो उन्होंने बात की कि सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बीटा आप कैलकुलेट करेंगे और प्रोजेक्ट बीटा जो है वो आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से आपके पास आ जाएगा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से बेसिकली तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो पता चलता होता है। तो यहाँ से आपके पास जो पहली चीज़ है बीटा, बेसिकली बीटा हो या स्टैंडर्ड डिविएशन हो, बीटा हो या स्टैंडर्ड डिविएशन हो, दोनों को बीटा को या स्टैंडर्ड डिविएशन को जो दोनों हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट रिस्क को करते हैं। किस रिस्क को करते हैं? एक रिस्क जो है वो ऐसा है जो कि कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ऐसे रिस्क को अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, जो कि डाइवर्सिफिकेशन से मैनेज किया जा सकता हो। स्टैंडर्ड डिविएशन से हम उसको यानी हम उसको सिंबल स्टैंडर्ड डिविएशन का देते हैं। होता बेसिकली वो रिस्क है, फाइनेंस में रिस्क को शो कर रहा होता है। अब फाइनेंस में वो रिस्क को क्यों शो कर रहा होता है? क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन बजाते खुद
आपको जो चीज बता रही है वो ये है कि आपका आंसर मीन वैल्यू से कितना डिविएट कर सकता है, कितना प्लस में या कितना माइनस में चला जाएगा। ये स्टैंडर्ड डिविएशन बता रही है कि आप अपने स्टैंडर्ड से, आप अपने बेंचमार्क से, आप अपनी मीन वैल्यू से कितना डिविएट कर सकते हैं। और डिविएशन अंदाजा जो है, बंदे के अंदाजे से एक्चुअल के जो मामलात हैं वो पॉजिटिव में भी जा सकते हैं और वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो बात दोनों तरफ जा सकती है। तो खैर बात ये हो रही थी कि रिस्क को स्टैंडर्ड डिविएशन से जो है वो हम क्यों सिंबल हम क्यों स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं जब हम रिस्क की बात कर रहे होते हैं। तो रिस्क भी यही है कि जो मैंने अंदाजा लगाया हुआ है, जो मैंने अंदाजा लगाया हुआ है एक्चुअली आंसर एग्जैक्ट वो नहीं आएगा, बल्कि बात आगे पीछे हो सकती है। रिस्क यही है। मैंने तो अंदाजा लगाया था कि मैं इस जगह इन्वेस्ट करूंगा किसी भी सपोज शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो असल प्रॉफिट हुआ वो खाली 15% हुआ। आपने 20% का अंदाजा लगाया हुआ था, असल में जो प्रॉफिट की परसेंटेज आई वो 15 आई। तो अब आपने अंदाजा 20% का लगाया हुआ था, लेकिन आपके अंदाजे से आंसर थोड़ा सा डिविएट कर गया। और यही डिविएशन ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड पे भी जा सकती है। हमने नेगेटिव साइड की बात भी की, पॉजिटिव पे भी जा सकती है। जितनी डिविएशन ज्यादा होगी इसका मतलब है उतना रिस्क फैक्टर ज्यादा हाई है। इसीलिए डिविएशन को जहन में रखते हुए जो सिंबल हम जो सिंबल हम रिस्क के लिए यूज करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का किया जाता है। और ये वो रिस्क होता है जो कि मैनेज किया जा सकता हो। रिस्क भी दो तरह के होते हैं। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि आप मैनेज कर सकते हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि मैनेज नहीं किए जा सकते। जो कंपनी से रिलेटेड रिस्क हैं, मसलन आपके पास अगर आपके पास अगर हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और बिजनेस जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए चूज किया है वो ऐसा बिजनेस है जो कि सीजनल है। तो इन्वेस्टमेंट का पहला गोल्डन रूल कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सीजनल किस्म के बिजनेस में ना की जाए, ताकि ये ना हो कि सीजन में तो पैसे मिल जाएं, ऑफ सीजन में बंदा बिल्कुल ही फारिग और कंगाल बैठा हुआ हो। A wise man would choose certain businesses which are seasonal and a few businesses which are which continues for the whole year। तो आपका जो रिस्क होगा उस इन्वेस्टमेंट में जो कि उस बिजनेस में की जा रही है जो कि सीजनल है, वो दूसरे बिजनेस के जो कि थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है
उस चीज के साथ मैनेज या मर्ज हो जाएगी। लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क है, ऐसा रिस्क जो कि आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, आपकी डोमेन में वो चीज आती ही नहीं है, ऐसी वजूहात की बिना पे जो रिस्क आएगा उसको सिस्टमैटिक रिस्क कहेंगे। ऐसी सिचुएशंस जिनको आप मैनेज नहीं कर सकते, मसलन बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, जंग छिड़ गई। अब जंग मेरे लेवल पे तो बातचीत से हल होने वाली नहीं है, वो तो गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं, गवर्नमेंट को मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूं, अनमैनेजेबल रिस्क है। अनमैनेजेबल रिस्क है कि स्टेट बैंक अपना पॉलिसी रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, स्टेट बैंक जो पॉलिसी रेट है वो चेंज कर दे। स्टेट बैंक इकोनॉमी के हालात को देखेगा, पॉलिटिकल सिनेरियो देखेगा, और बहुत से फैक्टर्स वो देखते हुए वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट कर दिया करता है। अब ये तो स्टेट बैंक ने मुकर्रर करना है, इसमें हम अपना कोई पार्ट प्ले नहीं कर सकते। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके हाथ में नहीं है, उनके चेंज होने की वजह से आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उधर के उतार चढ़ाव की वजह से स्टॉक एक्सचेंज डाइवर्ट हुई, या तो प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा आपको। तो बाज फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आप मैनेज नहीं कर सकते, मैक्रो लेवल की बातें आप मैनेज नहीं कर सकते, सिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है, और बीटा सिंबल इसको असाइन किया जाता है। और दूसरी जो चीज हमने डिस्कस की वो ऐसा रिस्क जो कि मैनेज किया जा सकता हो, ऐसा रिस्क जो कि मैनेज किया जा सकता हो अगर डाइवर्सिफिकेशन की जाए, ऐसे रिस्क को अनसिस्टमैटिक रिस्क कहा जाता है। फिर अभी हमने ब्रेक के बाद, क्योंकि नमाज की भी जो है वो ब्रेक है, या मेरा ख्याल है कि हो चुकी है, तो नमाज की ब्रेक के बाद फिर ये प्रोजेक्ट बीटाज क्या होते हैं और ये बाकी उसका हमारे कैपिटल बजटिंग में उसका क्या ताल्लुक है और किस चीज़ को हम यूज करते होते हैं, और वैक को रिस्क एडजस्टमेंट इसकी कैसे की जाती है, ये सब कुछ फिर उसके बाद